to plasma, but इसमें क्या होता है, it contains other cells like cancer cells हो सकते हैं, foreign bodies हो सकते हैं, debris, diet, bacteria, virus, ये सब contain करता है, ठीक है। तो वो हो गया lymph, ठीक है। lymphatic system consists of, उसका component क्या होता है, सबसे पहले lymphatic system का component क्या क्या होता है, that is lymph का fluid, फिर lymphatic vessels, lymphatic organs, ठीक है। organs में क्या क्या आ जाएगा, lymphatic organs में lymph nodes, tonsil, spleen, thymus, फिर ये सब आ गया, ठीक है। spleen तो है ही, पता है, थोड़ा बहुत लिवर भी काम करता है, ठीक है। तो मेनली lymph nodes, tonsils and ये all include करता है lymphatic organs, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसे कैपिलरीज बनते हैं ना, कैपिलरीज चैनल होते हैं, जस्ट लाइक दैट lymphatic vessels होते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और वो पर्टिकुलर एरिया में lymphatic जो होते हैं थ्रू द वेसल्स वो ड्रेन करते हैं द lymph node, ठीक है। सबसे पहले कंपोजिशन क्या हुआ lymph का, इट इज वेरी मच, ऐसे जैसे मैंने बताया, इट इज वेरी मच सिमिलर टू प्लाज्मा, बट उसमें क्या डिफरेंस है कि प्लाज्मा में आपका डेब्रिश और ये सब नहीं होगा, डाइट सेल्स, फॉरेन बॉडी, बैक्टीरिया या कैंसरस सेल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या मिलेगा, ये कंटेन करता है डेब्रिश एंड ऑल दैट एंड डिफरेंट सेल्स एंड कैन कंटेन, अगर किसी को कैंसर तो उसमें कैंसर सेल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल अगर किसी को कैंसर या उसमें करना है, तो नॉर्मल क्या कंपोजिशन होता है, इट कंटेन्स 94% H2O, देन सॉलिड जो पार्ट होता है दैट इज 6%। इसमें सेल्स क्या आ जाएगा, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स मीन सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब जितना भी है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू प्लाज्मा। जैसे प्लाज्मा का होता है वैसे ही इसका भी कंस्टिट्यूएंट होता है ऑफ द electrolytes, ठीक है। Apart from that, it contains urea, small amount of creatinine, amino acids, calcium, phosphorus, chlorides, some amount of glucose, then clotting factors, plasma enzymes, and antibodies are also present. Okay, so this is the composition of lymph. Now, how lymph are formed? lymph कैसे बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, इट इज फॉर्म, प्रेशर जो ग्रेडियंट होता है आउटवर्ड और इनवर्ड, इसकी वजह से बनते हैं। एंड द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इस बीच में जो डिफरेंस होता है ना बॉडी के अंदर जितना, उसी के वहीं पे बनते हैं। तो जनरली क्या होता है, कैपिलरी में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है दैट इज 17 mmHg, ठीक है। और फ्लूइड का कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, 4.5, ठीक है। और नेगेटिव इंटरस्टिशियल प्रेशर होता है, ये बस ऐसे आपका बताया गया है कि जो आउटवर्ड प्रेशर टोटल कितना होता है 28 mm होता है। स्टडीज शो किया है कि इतना मोटा मोटी मिलता है आउटवर्ड प्रेशर इनसाइड द जो कैपिलरीज हो गया, ठीक है। एंड इनवर्ड प्रेशर होता है, क्या हो गया, टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर के 28 mmHg, ठीक है। तो दोनों का नेट डिफरेंस क्या है, 0.5 mmHg। इसकी वजह से क्या होता है, लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा बनेगा, है ना, ज्यादा बनेगा। तो ये एक तरह से फॉर्मेशन कैसे होता है ये बताया गया। जैसे कि ये तुम देख रहे हो कैपिलरी है, यहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है, और यही जो ये इनवर्ड हो गया ना, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, आउटवर्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया। इन्हीं दोनों के जो डिफरेंस के वजह से क्या बनता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो कलेक्ट होता है दैट इज लिम्फ, ओके। अब लिम्फ जो बना उसका क्या पाथवे होता है, कैसे फ्लो करता है, टिश्यू फ्लूइड में बना, ठीक है। वो टिश्यू फ्लूइड जहां बना बिकॉज ऑफ द difference between the hydrostatic pressure and osmotic pressure, the lymph that is formed that goes into the lymphatic capillaries which run very close to the capillary. normal जो capillaries होते हैं उसी के बगल बगल में ये भी रन करता है, ठीक है। lymphatic capillaries से वो afferent lymphatic vessels तक गया, फिर वहां से lymph node,
नोड्स, ठीक है। सबसे पहला कहा गया लिम्फ नोड्स, और फिर वहां से इफरेंट से लिम्फेटिक ट्रंक, फिर कलेक्टिंग डक्ट और फिर सबक्लेवियन वेन के पास, ठीक है। इस ढंग से इसका फ्लो है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लिम्फ नोड्स से गुजरने के बाद फिर वो सबक्लेवियन वेन के पास में जाता है, ठीक है। नाउ लिम्फेटिक वेसल्स क्या हुआ, तो these are lymphatic capillaries, ठीक है। This includes lymphatic capillaries, lymphatic collecting vessels, lymphatic trunk, lymphatic duct, ये सारा बनाता है क्या, lymphatic vessels, ठीक है ना, ये चारों पार्ट। और ये this runs parallel to the veins in most of the body. These lymph vessels are not found in the nails and hairs. Apart from that, यहाँ छोड़ के ऑलमोस्ट सब जगह पाया जाता है, ठीक है। और बहुत खासियत बात है कि दे ड्रेन इनटू लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो बॉडी में हर जगह लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे सबसे पहले वो ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहीं भी पर्टिकुलर बॉडी में कहीं भी पर्टिकुलर जगह का कोई इन्फेक्शन या किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन, किसी ढंग का कुछ भी होगा, तो कहाँ पे सबसे पहले जो सेल्स, वहां पे अगर कुछ भी इन्फ्लेमेशन जैसा होगा तो सेल्स उसमें आएगा, बैक्टीरिया होगा, इन्फेक्शन होगा तो सेल्स आएगा, तो वो ड्रेन करके कहाँ चला जाएगा, उस पर्टिकुलर उस एरिया का जो लिम्फ नोड होगा, पर्टिकुलर ड्रेनिंग लिम्फ नोड होगा, वहां पे जाके फंस जाता है और वहीं पे उसका फैगोसाइटोसिस और वो सब होता है। तो देखोगे आप कि कभी कभी कहीं कहीं का लिम्फ नोड बढ़ा रहता है, कुछ छोटा छोटा सर्दी खांसी इन्फेक्शन हो जाता है, गले गर्दन के पास में ही बढ़ा रहता है, बच्चों में भी देखोगे छोटा छोटा बढ़ा रहता है लिम्फ नोड्स। तो वो सिग्निफाई करता है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होगा और सेल्स उसके क्या होता है, जाके वहां पे ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स बढ़ा हुआ दिखता है, अदरवाइज उसका साइज इतना छोटा होता है कि पता नहीं चलता नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज का क्या काम हुआ। This is found in most places that contains capillaries. जहाँ भी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज है ना, वहां पे लिम्फेटिक कैपिलरीज भी पड़ोस में रहते हैं उसके आसपास में। और ना दे आर वेरी मच परमिएबल होता है, मतलब परमिएबल मतलब बहुत सारे जो ब्लड के थ्रू ना आराम से पैसेज बना उसके अंदर जा सकता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर ब्लड के थ्रू जो भी सेल्स हुए, टिश्यू में जो भी है, वो आराम से उसके अंदर जा सकता है। तो दे आर वेरी परमिएबल, ठीक है। So these are found in most of the places where capillaries are situated, except in the bone marrow, cartilage, CNS, cornea, nails, spleen and hair. Now these are permeable than blood capillaries, ठीक है। More permeable, blood capillaries में हर चीज नहीं एंटर कर सकता, लेकिन इसमें जा सकता है। Nature of lymphatic capillaries allow WBC pathogens and cancer cells to enter easily, ठीक है। ये पिक्चर दिखाया जा रहा है कैसे कैपिलरीज रन करता है। अब यहाँ पे तुम देखोगे आर्टेरियोल सब डिवाइडेड हो गया, यहाँ पे वेन्यूल्स है, और ये जहाँ पे मिलता है दैट इज कैपिलरी, है ना। सबसे इसका जो सबसे बेसिक जो कनेक्शन हो गया, दीज आर कैपिलरीज। और इसी कैपिलरीज के इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में क्या रहता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, दे आर वेरी परमिएबल। तो यहाँ से जो भी कुछ लीक करेगा ना, वो इसमें आराम से एंटर होते हुए लिम्फेटिक जो भी लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फेटिक वेसल से लिम्फ नोड पे चला जाएगा, ठीक है। इस ढंग से वो उसमें लिम्फ्स में सब कुछ आराम से आ जाता है। तभी लिम्फ नोड ये सब कभी भी कोई बीमारी वाला कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलता है। इसलिए बहुत सारा कैंसर या इन्फेक्शन ऐसा कुछ होता है ना, तो कभी कभी हम लोग उस एरिया का जो कि इजिली एक्सेसिबल है लिम्फ नोड, उससे मटेरियल लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ FNAC और उसको स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप में देखने के लिए कि कोई कैंसरस सेल्स तो नहीं है, ये तो नहीं है, मतलब कोई और बैक्टीरियल सेल्स, या फिर नंबर ऑफ जो WBC सेल्स बढ़ा हुआ मिलेगा डिफरेंट तरह का। तो ये सब हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दे आर इम्पोर्टेंट। Now coming to lymphatic collecting vessels. Now lymphatic capillaries join together to form collecting vessels, ठीक है। कैपिलरीज ज्वाइन करके कलेक्टिंग वेसल्स बनाया, वेन्स की तरह होता है, एंड दे कंटेन मोर वाल्व्स, उसमें ज्यादा होता है, ठीक है, पास थ्रू लिम्फ नोड। अब ये जो हो गया
कलेक्टिंग वेसल्स कहा गया लिम्फ नोड, और उसके बाद ये डिवाइड होता है सुपरफिशियल एंड डीप लिम्फ नोड, ठीक है। फिर ये बनाया क्या, यूनियन ऑफ लिम्फेटिक ट्रंक्स मेक लिम्फेटिक, जो भी डक्ट हो गया ना, हेड, थोरैक्स, राइट आर्म, तो ये कहाँ कहाँ ड्रेन करता है वो अलग से बटा हुआ होता है, ये बहुत डीप में आपको जानना नहीं है, मोटा मोटी बस जान लेना है कि राइट डक्ट ड्रेन्स लिम्फेटिक ट्रंक 2 होता है, ठीक है। जो राइट में ड्रेन करता है वो कहाँ से, राइट साइड ऑफ द हेड, थोरैक्स, आर्म से ड्रेन करता है, और वो फाइनली राइट सबक्लेवियन वेन में ड्रेन करता है। थोरैसिक डक्ट जो होता है वो ड्रेन करता है लेफ्ट साइड ऑफ हेड, थोरैक्स, आर्म्स, लोअर हाफ ऑफ बॉडी, और वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में एंटर करता है, ठीक है। फंक्शन क्या है लिम्फ का, क्या फंक्शन है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो इसका फंक्शन हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंटेन्स प्रोटीन्स फ्रॉम टिश्यू स्पेसेस टू ब्लड, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, ट्रांसपोर्ट करता है, बहुत सारा जो वेस्ट भी हो गया उसमें, जैसे कि देखिए यूरिया, क्रिएटिनिन, डिफरेंट सेल्स हो गया टू एक्ट ऑन डिफरेंट एरियाज, सप्लाई ऑफ O2, न्यूट्रिशन, डिफेंस मैकेनिज्म, तो ये सब इसका फंक्शन हो गया। नॉर्मल लिम्फ फ्लो क्या होता है, 120 ml पर आवर होता है, ठीक है, और उसका रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, 100 ml पर आवर इन thoracic duct and 20 ml per hour in other lymphatics. प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू जैसे कि बताए थे क्या हो गया, थाइमस हो गया, बोन मैरो हो गया, ठीक है। ये सारा लिम्फोइड ऑर्गन्स हो गया, टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो, लिम्फेटिक वेसल्स, सब तो बस ये नाम जानना है। अब लिम्फ नोड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो दो कलेक्टिंग वेसल्स के बीच में क्या होता है, एक लिम्फ नोड होता है, और ये फिल्टर करता है क्या, फॉरेन मटेरियल्स को। तो जो भी एक पर्टिकुलर प्लेस में मान लो इसको कोई इन्फेक्शन हो गया है, सपोज उसको सर्दी खांसी किसी बच्चा लोग को हो जाता है, तो वो गर्दन में जो लिम्फ नोड होता है ना, तो वहां से लिम्फेटिक कैपिलरीज उसको लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू कहाँ ड्रेन करेगी, गर्दन के लिम्फ नोड में, और वहां पे क्या होगा, वो सारे बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन वाले साइड पे, हेलो हेलो, हमारी क्लास ले रहा, थोड़ा देर फोन करें, ठीक है। तो ये फिर क्या करते हैं, कैप्चर करता है फॉरेन मटेरियल्स, जो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कैंसर सेल्स हो सकता है, डेब्रिशंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लिम्फ नोड का यही काम है, देखोगे बहुत सारी बीमारी में लिम्फ नोड बढ़ जाता है, यही वजह है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रैप कर लेता है। लिम्फेटिक नोड्यूल्स वही सेम हो गया, इस नोड्यूल्स मतलब मल्टीपल नोड्स बना के नोड्यूल्स बनाता है, जो कि पेट में भी एक क्या होता है, एक जगह गट का जो भी गट में इन्फेक्शन या वो सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए मार्ट जैसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये सब तुम लोग के लिए नहीं है, पेयर्स पैच हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब एक तरह से लिम्फेटिक नोड्यूल्स बॉडी में पाया जाता है, टॉन्सिल हो गया, ठीक है। पेयर्स पैच भी जो होता है इंटेस्टाइन में, दैट इज अ टाइप ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स, उस फंक्शन सेम हो गया, उस एरिया के लिए वो ट्रैप करेगा, अगर कोई भी इन्फेक्शियस डेब्रिश कुछ भी होगा तो वहां पे उसको ट्रैप करेगा और वो फैगोसाइटोसिस को खत्म करेगा, और कोई बीमारी हुई तो वो बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इसका अप्लाइड पार्ट हो गया कि क्या हो सकता है, कभी कभी सूजन हो जाती है ना, बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी मतलब कि बहुत जगह लिम्फ नोड्स बढ़ा हुआ, स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड हो गया। इसी का एक और एग्जांपल है एलिफेंटियासिस, जिसको कि फाइलेरियासिस भी बोलते हैं। उसमें भी क्या होता है, बड़े बड़े जो वर्म्स होते हैं ना, वो लिम्फेटिक लिम्फ नोड्यूल्स में क्या करते हैं, जाके वहां पे अक्लूड हो जाते हैं, जाम कर देते हैं, और लिम्फ का जो होता है ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इसलिए देखोगे कि फाइलेरियासिस में कितना बड़ा बड़ा पैर हो जाता है ना, कितना मोटा हो जाता है एक पैर, तो इसी वजह से होता है, ठीक से ड्रेनेज लिम्फ का ठीक से नहीं होता, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, और इसलिए एलिफेंटियासिस हो जाता है। काइल्यूरिया, काइल जो होता है थोरैसिक डक्ट से जो निकलता है, व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, वो यूरिन में जब आने लगे उसको बोलते हैं काइल्यूरिया, व्हाइट कलर का यूरिन होने लगता है, ठीक है। काइल थोरैक्स, वही काइल जब थोरैक्स में जमा होगा, और एडिमा तो हो ही जाता
ब्रेस्ट सर्जरी में किसी का सर्जरी होता है, ब्रेस्ट का कोई कैंसर हो गया, नोड्यूल निकला, तो उसमें क्या होता है, एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इडिमा। तो वो भी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक्स, ठीक है, सूजन आ जाती है। तो उसी के बारे में डील किया हुआ। लिम्फेडेनोपैथी क्या होता है? इलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड लिम्फेडेनोपैथी, ठीक है। एलिफेंटियासिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, माइक्रोफाइलरी ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। फिर काइल्यूरिया, एक्सक्रीशन ऑफ मिल्की यूरिन, ठीक है। Pylthorax, lymph from the small intestine accumulates in the pleural cavity. और edema हो गया obviously. Now, एक टर्म होता है lymphagogues, मतलब जो सब्सटेंस इंक्रीज करता है, which helps in increase in the formation of lymph. They are known as lymphagogues. For example, sunlight, warmth, histamine. ये सब क्या करता है? लिम्फ को इंक्रीज करता है, अमाउंट को इंक्रीज करता है। बस इतना हो गया लिम्फ के बारे में, लिम्फेटिक के बारे में। तो कमिंग टू द प्लेटलेट्स एंड हीमोस्टेसिस, मुझे याद है कि मैंने आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ाया था, प्लेटलेट आप लोगों को नहीं बताया, तो प्लेटलेट के बारे में आज बात करेंगे। प्लेटलेट सबसे छोटे सेल्स होते हैं ना, दैट इज फाउंड इन द हमारे ब्लड में, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होता है, उसका 4 माइक्रोन 3 to 4 माइक्रोन्स का साइज होता है। एंड दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियस एंड दे आर सिक्रेटेड या शेडेड बाय मेगाकैरियोसाइट्स। बोन मैरो में बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट्स, उन्हीं के साइटोप्लाज्म जो शेड करते हैं वही क्या बनते हैं? प्लेटलेट्स। नाउ प्लेटलेट्स आर स्मॉल, non-nucleated, round to oval और fragmented भी हो सकता है, ठीक है। इसका साइज रेंज करेगा 1 to 4 micrometer in diameter, ठीक है। The cytoplasm stains pale blue and contains many pink granules. जब माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं पेरिफेरल्स में देखेंगे, एक छोटा छोटा ना, बिल्कुल छोटा छोटा, मतलब आरबीसीज कितना बड़ा है उसके सामने बिल्कुल डॉट की तरह वो दिखता है, छोटा छोटा। They are the smallest cells in the blood. So they are produced in the bone marrow by the fragmentation of megakaryocytes. ठीक है? Megakaryocytes कैसा सेल होता है? They are the largest cell with nucleus and cytoplasm. और उसका न्यूक्लियस एक नहीं होता, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। उसी का साइटोप्लाज्म शेड करके, फ्रेगमेंट करके क्या बनाता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का प्राइमरी फंक्शन हो गया, इट प्रिवेंट्स ब्लड लॉस, ठीक है, बाय फॉर्मिंग प्लेटलेट प्लग। कहीं भी कोई इंजरी होती है जहां पे ब्लड लॉस होने का चांस होता है, तो वहां पे देखते हैं हम लोग थोड़ी देर के बाद में एक प्लग मतलब सील हो जाता है, ब्लड लॉस खत्म हो जाता है। वो कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका इसमें रोल है, ठीक है, ब्लीडिंग और जो भी है ना, इसको रोकने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए प्लेटलेट का जब नंबर कम होता है तो वो लोग पर्सन में देखते हैं कि ब्लीडिंग का टेंडेंसी बढ़ जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? नॉर्मली 1.5 लाख से 4 लाख तक, ठीक है, इसमें 3 लिया हुआ है, नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन जब 1 लाख से कम होने लगे तो फिर, या 1.5 लाख से कम होगा तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो वो कम हो गया और ज्यादा हो गया, मान लो सपोज बहुत लोग में 4 लाख 5 लाख 6 लाख में चला जाता प्लेटलेट्स का काउंट, तो वो भी कंडीशन होता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? अराउंड 10 डेज के होता है, ठीक है। और ये जब बूढ़े हो जाते हैं, मरने के कगार पे आ जाते हैं, तो कैसे रिमूव होते हैं? ये स्प्लीन में जाकर के उनको ब्रेक डाउन होता है उसका, और वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेटलेट्स के बारे में। ये इनका फंक्शन हो गया कि प्लेटलेट कहाँ पे होगा, जब भी कोई हेमरेज, कहीं भी ब्लड लॉस का टेंडेंसी होगा तो वहाँ वो अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे प्लेटलेट जो भी होता है प्लग फॉर्म होता है, फिर ब्लड वेसल्स वहाँ का कंस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होता है और क्लॉटिंग सिस्टम भी इनिशिएट हो जाता है। These are the processes that is taking place. This is hemostasis, मतलब कि ब्लड का लॉस रोकने के लिए these are the process which take place. The hemostasis refers to the stoppage or arresting of bleeding. What are the main steps that are involved in hemostasis? That is
vascular spasm, मतलब constriction of the vessels. Vessels क्या होगा, जो नॉर्मल डायमीटर से और भी कम हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ताकि कम मात्रा में ब्लड निकले. फिर क्या होगा, उस एरिया में क्या होगा, प्लेटलेट्स वहां पे अट्रैक्ट होगा और वहां पे जाके जमा होने लगेगा, एक नेटवर्क फॉर्म करेगा, मेशवर्क, एंड प्लग बनाएगा. ठीक है, प्लग मतलब कि उसको जाम करेगा. एंड फिर वहां पे क्लॉटिंग सिस्टम आके एक्टिवेट होगा, मतलब कि जितना भी क्लॉटिंग फैक्टर्स आएगा जो कि और उसको जमाने का, मतलब उसको सील करने का काम करेगा उस एरिया को, ताकि फर्दर ब्लड लॉस ना हो. तो कमिंग टू द प्रोसेस, हीमोस्टेसिस में सबसे पहला है वैस्कुलर स्पाज्म. तो रिड्यूस फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी. ठीक है, काउजेस क्या होगा, सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स होगा, रिलीज ऑफ सेरोटोनिन एंड थ्रोम्बोक्सिन होगा. ठीक है, तो ये सब सबसे पहला स्टेप होगा. फिर होगा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. पिक्चर के थ्रू देखिए कैसे अट्रैक्ट होगा, वो जो उसका डैमेज्ड वेसल है ना, उसका जो एक्सपोज होगा, जो एरिया होगा, वो अट्रैक्ट करेगा प्लेटलेट्स को. ठीक है, तो ये यहाँ पे आके चिपकना शुरू हो जाते हैं. फिर यहाँ पे चिपक के उसके बाद क्या कर रहे हैं, बहुत सारा सब्सटेंसेस जो होता है वो रिलीज कर रहे हैं ताकि अट्रैक्ट हो बाकी का प्लेटलेट्स, और वो लोग उसको सील करने के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं. और ये दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए ऐसे इसको ब्लॉक कर देता है, छोटा छोटा प्लेटलेट्स आके उस एरिया जो जहां से कि ब्लड निकल सकता है उसको क्या कर रहा है, सील कर दिया. ठीक है, तो इस ढंग से एक प्लग बनाता है. फिर उसके बाद कोगुलेशन सिस्टम आ जाता है. ठीक है, तो वो दो तरह का कोगुलेशन सिस्टम जो होता है, दो तरह से एक्ट करता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक. तो द फास्ट एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग, ये दो हो गया. ये फास्ट ज्यादा होता है, जो होता है ना एक्सट्रिंसिक सिस्टम, दैट इज फास्ट, और इंट्रिंसिक इज अ बिट स्लोअर देन द एक्सट्रिंसिक. उसमें क्या हो जाएगा, फैक्टर जो भी इन्वॉल्व होते हैं, ये याद रखना है कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक क्लॉटिंग जो सिस्टम है, उसमें जो एक्सट्रिंसिक वाला क्लॉटिंग सिस्टम है उसमें मेन जो फंक्शन है फैक्टर 3, 7, 4, कैल्शियम, ये सब का है. ठीक है, और विद इन सेकेंड्स में ये एक्ट करता है. ठीक है, और ये उसके बाद में एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को, और फिर वो फैक्टर 10 जो एक्टिवेट होता है वो फैक्टर 5 को, और उसके बाद कैल्शियम फास्फोरस मिलकर फिर प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करता है, विच इज क्लॉटिंग फैक्टर 2. और वो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इनटू थ्रोम्बिन, and in the presence of calcium and factor 13, this is जो ये थ्रोम्बिन और ये फिब्रिन पे एक्ट करता है, और फिब्रिनोजेन. ठीक है, फर्स्ट ये एक्ट्स ऑन फिब्रिनोजेन एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन. ठीक है, तो ये होता है कि ये फाइनली मतलब कि स्टेबलाइज करता है, जो क्लॉट जो बना तो वो उसको स्टेबलाइज होना जरूरी है, मतलब वो आराम से डिसॉल्व अगर हो जाएगा तब तो फिर से लीक करेगा ब्लड, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये दीज आर द कैस्केड ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस थ्रू ब्लड कोगुलेशन. ये एक्सटेंसिव फैक्टर हो गया कि जो भी इंजर्ड सेल जब कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि या फिर ट्यूब में रखते हैं, तो वो भी ऐसी कैस्केड ब्लड को जब रखते हैं तो कैसे क्लॉट कर जाता है. तो ये दिस इज द एक्सटेंसिव सिस्टम. और स्लो होता है क्या, इंट्रिंसिक. इसमें शुरू हो जाता है फैक्टर 12, वो एक्टिवेट होगा, फिर वो एक्टिवेट करेगा फैक्टर 11 को, 11 विल एक्टिवेट 9, 9 विल एक्टिवेट देन फाइनली 10. ठीक है, तो ये याद करना है, ये बुक पे आपका दिया हुआ होगा. और इस ढंग से फिब्रिनोजेन कन्वर्ट्स इनटू फिब्रिन, दैट इज पॉलीमर, जो कि स्टेबलाइज क्लॉट होता है. इस ढंग से होता है. द क्लॉटिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व अ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस in which the clotting factors are activated. Most of them are plasma proteins synthesized by the liver. तो जितना भी clotting factors are plasma proteins होता है. ठीक है, और ये कहाँ पे बनते हैं, लीवर में. इसलिए लीवर का किसी को प्रॉब्लम होगा तो उसमें उन लोगों का क्लॉटिंग जो भी होगा, टाइम वाइम होगा ना जब निकालते हैं ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम, तो उन लोग का गड़बड़ होगा.
बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि जो प्रोटीन्स जरूरी है वो सिंथेसाइज ठीक से नहीं हो पाते हैं, ठीक है। विटामिन के इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10, ठीक है। और ये जितने भी फैक्टर्स है ना शुरू में इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट रहता है, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही एक्टिव होता है। जब उनको जरूरत होता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, वो मैसेज गया है, अब इसको एक्टिवेट होना, तब ये एक्टिवेट होता है, अदरवाइज ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। कैल्शियम और ये सब की जरूरत होता है इन लोग के लिए। अब ये ब्लड कोगुलेशन जो भी हो गया, ट्रिगर हो गया, जो 3 फेजेस हो गया हीमोस्टेसिस में, पहला हो गया वेसोकंस्ट्रक्शन, ये प्लग फॉर्मेशन हो गया, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और फिर ब्लड कोगुलेशन सिस्टम यहाँ पे आ जाती है, तो फिर फाइनली स्टेबलाइज करता है क्लॉट को। तो ये है बुक से लिया हुआ है कैसे क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये इंट्रिंसिक है, याद कर लीजिएगा। इंट्रिंसिक हमेशा 12 से शुरू होता है और एक्सट्रिंसिक 7 से, ठीक है। ये आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। इस ढंग से क्या होता है, वो सील हो जाता है और लीकीनेस जो होता है, ब्लड लॉस होता है, वो इसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। यहाँ अलग से थोड़ा सा दिया हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ। तो एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ये कैसे ट्रिगर्ड होता है, कैसे चालू होता है, व्हेन ब्लड कॉन्टैक्ट्स डैमेज्ड ब्लड वेसल्स, वॉल और टिश्यू। जब भी कोई इंजरी ब्लड वेसल्स में या टिश्यू में हुआ है, इंजरी कुछ हुआ, और जब ब्लड कांटेक्ट में आता है उस ब्लड वेसल्स के, तब ये चालू होता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। केमिकल्स आउटसाइड ऑफ ब्लड वेसल्स ट्रिगर्स ब्लड कोगुलेशन। इसमें क्या क्या फैक्टर 3 का जरूरत होता है, फिर जैसे सीक्वेंस बताया 7, 10, 5, 4, 2 ये रिक्वायर्ड होता है। उसी ढंग से इंट्रिंसिक में हो गया, जैसे कि कांटेक्ट में आएगा फॉरेन सरफेस के, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में, जब टेस्ट ट्यूब में जब ब्लड डालते हैं, जब देखते हैं तो वो कैसे फटक से तुरंत से क्लॉट हो जाता है। क्यों क्लॉट हो जाता है, जबकि वहां पे तो कोई वेसल नहीं है, इंजरी नहीं है, लेकिन तब भी जब ब्लड को बाहर निकालते हैं, वो एक टेस्ट ट्यूब में रखते तो भी वो क्लॉट कर जाता है, ठीक है। तो इसमें यही इसका मैकेनिज्म, ये इंट्रिंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और इंट्रिंसिक का है 12 फैक्टर 12 इन्वॉल्व होगा, फिर 11, फिर 9, फिर 10, इस ढंग से सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होता है और इस ढंग से एक्टिवेट होता है क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो ये हो गया आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो इस ढंग से हीमोस्टेसिस मेंटेन करता है और इस ढंग से प्लेटलेट्स अपना फंक्शन कन्वे करता है। अब बात है क्लॉटिंग फैक्टर्स का, तो नाम जानना चाहिए, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स है 13 टोटल। क्लॉटिंग फैक्टर, जो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर्स को फिब्रिनोजेन बोलते हैं, इसका सोर्स है लिवर, ठीक है। और ये किस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों में। उसी ढंग से सेकेंड जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, इसको आपको रट लीजिएगा, ठीक है। ये सब नाम जानना चाहिए। प्लस कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, कॉन्जेनाइटल क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, उसमें 2-3 डिजीजेस इंपॉर्टेंट उसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रोथ्रोम्बिन, सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर हो गया। ये भी लिवर में सिंथेसाइज होता है, इसके लिए विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स सिंथेसिस। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोथ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे है, ठीक है। थर्ड इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये कहाँ से मिलता है क्लॉटिंग का, ये सोर्स हो गया डैमेज, जहां भी टिश्यू डैमेज हुआ वहां से क्या रिलीज होगा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये रिलीज हुआ, फिर वो क्लॉटिंग का कैस्केड शुरू हो जाता है, ठीक है। ये मेनली एक्ट थ्रू द एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। उसी ढंग से कैल्शियम जो है, आयंस है, these are known as the फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। कैल्शियम को बोलते हैं, ठीक है। इसको कहाँ से हम लोग लेते हैं, डाइट से आता है, बोन से आता है, और ये दोनों में इन्वॉल्व है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। फैक्टर 5 जो है उसको एसेलेरिन बोलते हैं, ठीक है। ये भी लिवर में सिंथेसाइज होता है, ये प्लेटलेट्स के थ्रू भी रिलीज होता है,
ये भी दोनों मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। उसी ढंग से प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सेलरेटर इसको बोलते हैं फैक्टर 7 को, ठीक है। और इसके लिए विटामिन के इज इम्पोर्टेंट, एक्सट्रिंसिक में इन्वॉल्व है, जैसे कि अभी देख रहे थे 7, 5 ये सब इन्वॉल्व था, और 2 उसमें इन्वॉल्व होता है एक्सट्रिंसिक में। फिर 8 फैक्टर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जिसको कि हम लोग पढ़ते भी हैं, ज्यादा इसी पे ध्यान देते हैं क्योंकि ये से एक बीमारी बहुत बड़ी रिलीज ये एसोसिएटेड है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोफिलिया। तो ये भी प्लेटलेट और एंडोथेलियल सेल्स से इसका सोर्स है और इंट्रिंसिक में ज्यादा ये काम करता है। और बाकी का है जो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट 9 हो गया, इंट्रिंसिक में ज्यादा इन्वॉल्व होता है। पावर फैक्टर हो गया फैक्टर 10, अधिकतर सब देख रहे हैं कि लीवर में सिंथेसाइज हो रहा है और इसका दोनों में एक्शन होता है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक में दोनों में। फिर फैक्टर 11 हुए प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर 12 इज हेगमेन एंड इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये दोनों में काम करता है। तो इस ढंग से क्लॉटिंग फैक्टर का नाम याद रखना है। अब जो क्लॉट बन जाता है उसका फिर बाद में क्या होता है, व्हाट इज द फेट ऑफ ब्लड क्लॉट्स दैट आर फॉर्म्ड। तो आफ्टर अ ब्लड क्लॉट फॉर्म्स इट रिट्रैक्ट्स मतलब श्रिंक कर जाता है, एंड पुल्स द एजेस ऑफ द ब्रोकन ब्लड वेसल्स टुगेदर, श्रिंक करता है और जो एजेस होता है ना जहां ब्लड वेसल्स जहां से लीकिंग होता है उसको एक जगह उसको करता है एंड उसको स्क्वीज कर देता है, एंड देन वहां पे क्लॉट जम जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल सेल्स को एंड फाइब्रोब्लास्ट को वहां रिपेयर करने के लिए, ठीक है। वहां रिपेयर का भी वर्क शुरू हो जाता है इस ढंग से। और प्लाज्मिन डाइजेस्ट द ब्लड, और प्लाज्मिन अल्टीमेटली क्या करता है, जो क्लॉट बना हो रहा था उसको वो डाइजेस्ट कर जाता है, तो वो क्लॉट खत्म हो जाता है। और अब एक फाइब्रोब्लास्ट और स्मूथ मसल सेल्स जो है वो क्या होता है, रिपेयर का काम करता है, वो सील हो जाता है, ठीक है। क्लिनिकल कोरिलेशन इसका यही है कि हीमोफिलिया जो है क्लॉटिंग फैक्टर का डिफिशियंसी है, फैक्टर 8 का, तो हीमोफिलिया होता है उससे, ठीक है। पता ही है कि मेल्स में होता है, फीमेल होते हैं, और इसमें छोटी सी भी इंजरी होने से क्या होता है, क्लॉट नहीं करता ब्लड, ठीक है। तो ब्लड लॉस ज्यादा होता है, इसलिए वो फैमिलियल भी होता है, मेल्स में जब होता है वो मेल्स प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये प्लेटलेट का काउंट जो कि बताए थे 1.5 लाख से 4 लाख है नॉर्मल, उससे कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। फिर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन, यही जो क्लॉट जो बना, प्लग बना, वो एबनॉर्मल क्लॉट क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल में ज्यादा डेवलप कर जाएगा, तो वो थ्रोम्बस कहलाता है। और वही जो ब्रेक होकर के दैट थ्रोम्बस व्हेन इट डिसलॉजेस फ्रॉम दैट प्लेस टू सम अदर एरिया, ब्लड वेसल्स में कहीं और एरिया में जाके डिसलॉज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इम्बोलस बोलते हैं। ये सिर्फ टर्म्स है। अब ब्लीडिंग के लिए क्या टेस्ट करते हैं, ब्लीडिंग टेस्ट करते हैं क्लॉटिंग एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ब्लीडिंग टाइम क्या बोलते हैं, किसी को भी टाइम इंटरवल दैट टेक्स बिटवीन स्टार्ट ऑफ द ब्लीडिंग, स्टार्ट ऑफ द ब्लीडिंग इज oozy until arrest of blood, खून जहां से निकला और जब बंद हुआ उसको बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम। नॉर्मल ड्यूरेशन 3 से 6 मिनट होता है। क्लॉटिंग टाइम क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इट टेक्स फॉर द ब्लड टू क्लॉट, मतलब कि जहां से ब्लड बहना शुरू हुआ और प्लस ब्लड का क्लॉट दिख रहा है, बन गया, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम, और ये 3 से 8 मिनट होता है, ठीक है। एक होता है सीजिंग, सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग दूसरा हुआ, क्लॉट फॉर्मेशन दूसरा चीज हुआ, दोनों एक नहीं होता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या हुआ, it deals with the duration of formation of prothrombin after addition of oxalate or calcium ions of the blood। ये लैब में निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि आपका लीवर का फंक्शन ठीक है कि नहीं, ये सब के लिए भी होता है, ठीक है। और प्लस कोई भी सर्जरी वर्जरी करा रहे हैं, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट पोर्शन इज ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स जो हम लोग ग्रुपिंग करते हैं ना, कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ होता है। एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग टू जो ब्लड ग्रुप्स है दैट इज ए बी और ओ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एबीओ सिस्टम देयर इज आरएच ग्रुप,
जिसमें RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव होता है। इसके अलावा LMN सिस्टम होता है और भी है बहुत सारा सिस्टम। पहले तो लुईस सिस्टम है, तो बहुत सारा सिस्टम ब्लड ग्रुप्स डिराइव किया गया था, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं है। डफी है, तो मेनली जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज ABO और RH। तो क्या होता है ये ब्लड ग्रुप्स कैसे डिटरमाइन होता है वो बताते हैं। एरिथ्रोसाइट्स यानी RBC जो होता है दैट जेनेटिकली कंटेन्स सरफेस एंटीजन। एक एंटीजन प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ द RBC पे, जिसको कि एंटीजन को क्या बोलते हैं, ए ग्लिटोनोजेन। वही डिटरमाइन करता है आपका ब्लड ग्रुप। जो एंटीजन प्रेजेंट होगा दैट विल बी द ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो जनरली क्या होता है ना, जो एंटीजन प्रेजेंट होता है ना उसका एंटीबॉडी सेरम में नहीं होता है। ठीक है, एंड इसी देख लीजिए, एंड ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स एंटीबॉडी। दो चीज होता है, RBC जो होता है उसके सरफेस में क्या होता है, एंटीजन होता है, और जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडीज होता है, जिसको कि क्या एग्लूटिनोमीन्स बोलते हैं। ठीक है, एंड दैट रिएक्ट्स विद स्पेसिफिक एंटीजन जोन। ठीक है, दिस ABO ब्लड ग्रुप वाज फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इसका पता लगाया था लैंडस्टेनर ने 1901 में। ठीक है, लैंडस्टेनर वाज द साइंटिस्ट, तो उसने सबसे पहले ब्लड ग्रुप पता किया था। ठीक है, तो therefore the blood is named according to the surface antigens that are present. तो सपोज किसी का RBC है, किसी का भी बंदे का, उसका अगर सरफेस एंटीजन अगर B है तो दैट इज ही इज हैविंग अगर B है तो ही इज हैविंग ब्लड ग्रुप B। ठीक है, तो इस ढंग से कैसे डिटरमाइन करते हैं वो बता रहे हैं। इन ह्यूमंस देयर आर टू नोन ब्लड ग्रुप्स जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, दैट इज ABO एंड RH। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानते हैं। So in the ABO system, blood is classified primarily on the basis of antigen A and B that is present on the surface of the red cell membrane or erythrocytes. Secondly, blood is classified on the basis of natural occurring antibodies or agglutinin in the serum. Suppose a person whose red cell possesses A antigen and has, अगर किसी का भी A एंटीजन है सरफेस में, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग प्लाज्मा में क्या होगा, एंटी B एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। ठीक है, B एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। इसी ढंग से क्लासिफाई करते हैं, तो इसलिए उस बंदे का क्या होगा, ब्लड ग्रुप A होगा। सिमिलरली अगर किसी को RBC पे B एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में क्या होगा या सेरम में कौन सा एंटीबॉडी होगा, A होगा। ठीक है, ये ऐसा बना हुआ हमारा बॉडी का, क्योंकि जैसे अगर एंटीजन B है तो एंटी B एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होता है। इसी वजह से हमारे जो ब्लड है उसमें कोई वैसा कुछ रिएक्शन नहीं होता है कि खुद से ब्लड अगर सेम ग्रुप का डाला जाए तो वो रिएक्शन हो। ठीक है, if B antigen is present in the red cell membrane, anti-A antibody is present in his serum and the person is designated as blood group B. तो मतलब कि जो एंटीजन है सरफेस पे वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, और ये लैंडस्टेनर एक लॉ दिया था, उसमें बताया था कि सपोज whichever antigen is present on the RBC, its corresponding antibody should be absent from the serum and vice versa. मतलब ये लॉ है, इसका मतलब है कि जो भी एंटीजन होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी सेरम नहीं होता है। मींस अगर A एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका एंटी A नहीं होगा, that should be absent and vice versa. मींस अगर सपोज किसी का आपको सेरम पता है और उसमें उसको एंटीबॉडी मिल रहा है एंटी A, तो दैट मींस उसका सरफेस एंटीजन क्या होगा, B होगा। ठीक है, तो ये जाके एक बार थोड़ा बुक में पढ़ लीजिएगा, अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। Suppose if a person is having both AB antigen
on the RBC, then he has no antibodies in his serum. ठीक है, क्योंकि लैंसलियर लॉ क्या बोल रहा है, if suppose whatever will be the antigen present on the RBC, its corresponding antibodies should be absent in the serum and vice versa. तो अगर AB दोनों एंटीजन प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स उसके सेरम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू लैंड-स्टीनर लॉ, और इसलिए उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप. एंड ऑल्सो इफ नो एंटीजन ऑन प्रेजेंट ऑन RBC, किसी का RBC पे कोई एंटीजन नहीं है, तो उसके जो सेरम में क्या होगा, एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रेजेंट होगा एंटीबॉडी. ठीक है, ये बस पिक्चर का डायग्राम आपको बताया गया है. तो इसी में इंपॉर्टेंट है टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग. ठीक है, और ये क्यों जरूरी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए या फिर टू आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन. ठीक है, और इसी में क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, टाइप ओ. ब्लड ग्रुप ओ इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि उसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है. ठीक है, आरबीसी पे एंटीजन नहीं होता. एंड टाइप ए बी ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, बिकॉज उसका कोई भी एंटीबॉडीज इस पे नहीं होता है. इसमें एंटीजन नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडीज नहीं होता है. ठीक है, वही बात है जो अभी बताया. ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लें. ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, नो एंटीजन ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन सरफेस, देयरफॉर कैन नॉट एग्लूटिनेट. जब कोई एंटीजन नहीं होगा तो कोई भी अगर ब्लड हम चढ़ाएंगे तो उसका एंटीजन मतलब कोई भी एंटीजन उसे रिएक्ट नहीं करेगा उसके एंटीबॉडी से. इसलिए जो बी ब्लड ग्रुप है उसका ब्लड किसी को भी दे सकते हैं. ठीक है, क्योंकि उसमें एंटीजन ही नहीं है. जब एंटीजन नहीं है तो किसी भी ब्लड ग्रुप में चढ़ाएंगे तो एग्लूटिनेशन नहीं कॉज करेगा. ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ से ही ले सकता है. ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों एंटीबॉडीज होते हैं, इसलिए वो जो लेगा वो सिर्फ ओ से लेगा, लेकिन दे सकता है सबको. उसी ढंग से ब्लड ग्रुप ए बी जो है, क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं है लेकिन एंटीजन है, तो वो एंटीबॉडीज ना होने की वजह से वो सबसे ब्लड ले सकता है. ठीक है, लेकिन वो सबको दे नहीं सकता है. और ऐसे भी जो हमारा इंडिया में जो ब्लड ग्रुप है जो कॉमनली जो है वो दैट इज बी ओ. ठीक है, बी ज्यादा है, ओ बी. O or B is most common blood group, and overall in the world O is the commonest blood group. O सबसे common blood group है, then is B and A, और last में AB. AB का जो परसेंटेज है वो कम है. इंडिया में B, A almost बराबर और O. तो overall O blood group is the most common, then is the B, A and then AB. A method of typing थोड़ा सा बता देती हूँ ऑन द स्लाइड. क्या करना है, एक स्लाइड में हम क्या लेंगे, ड्रॉप ऑफ एंटी ए. स्लाइड एक प्रिपेयर करते हैं, ब्लड निकाल में ड्रॉप करते हैं. ठीक है, एंड 3 स्लाइड लेते हैं ए बी और ओ के लिए. ठीक है, और एक बगल में क्या होता है, सलाइन डिसॉल्व ब्लड को भी डालते हैं. और 3 जो पोर्शन है ना, एक जगह सलाइन का भी रखते हैं. एंटी सेरा लेते हैं एक एंड में, ए वाले में एंटीबॉडी जो कोई एंटी सेरा बोल रहे हैं वही एंटी ए एंटीबॉडी एक जगह रखेंगे, एंटी बी एंटीबॉडी. ठीक है, और उसमें ब्लड डालेंगे. ऑब्वियसली अगर एंटी ए अगर उसमें एग्लूटिनेशन डाले, अगर मान लो सपोज डाले जो भी ब्लड अगर एंटी ए में डाले और वो क्लॉट कर गया, मींस क्या होगा उसका, क्योंकि सेरम है ना, तो सेरम अगर एक्ट कर रहा है एंटी ए तो ए होगा ना. यहाँ पे देखो, if agglutination occurs on anti-A antibody, then the blood group is A, obviously A, क्योंकि क्या बोलता है लैंड-स्टीनर लॉ, आरबीसी पे जो एंटीजन होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी शुड बी एब्सेंट. अगर यहाँ पे क्लॉट कर जा रहा है, एग्लूटिनेशन हो रहा है, मतलब कि ए ही रहा होगा तभी ना उसका एंटी ए से ये हो जा रहा है, एग्लूटिनेट हो जा रहा है. तो ठीक है, इसी ढंग से बी अगर हम मान लो डाले और वो एग्लूटिनेशन हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा. सिमिलरली अगर बोथ ए बी डालने से दोनों हो जा रहा है तो फिर
ए बी, और कुछ नहीं एग्लूटिनेशन हो रहा है मीन्स ओ, इस ढंग से टाइपिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आरएच ब्लड ग्रुप है जो कि रीसिस मंकी से फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, और वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा 90 to 95% पीपल जो है आरएच पॉजिटिव होता है, रेस्ट आर आरएच नेगेटिव। आरएच नेगेटिव बहुत कम होता है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट होता है हमारे आरबीसीज पे, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस यही है कि जनरली क्या होता है कि सपोज आरएच पॉजिटिव मदर है, ये आरएच नेगेटिव मदर है, उसका शादी हो गया, आरएच पॉजिटिव, उसका हस्बैंड आरएच पॉजिटिव है और उसका फर्स्ट चाइल्ड अगर आरएच पॉजिटिव निकला, तब क्या होगा, उसमें फर्स्ट बेबी में तो इश्यू नहीं होगा, लेकिन सेकंड जो वो कंसीव करेगी ना, तो उसमें चांसेस उसका फीटल लॉस का हो जाएगा क्योंकि वो सेंसिटाइज हो जाती है आरएच एंटीबॉडीज से। तो उसके उसके थ्रू द प्लासेंटा ना उसके ब्लड में चला जाता है एंटीबॉडीज आरएच का, और वो उसके अगेंस्ट में क्या बनने लगता है, इसलिए जब फिर दोबारा फीटस अगर वो कंसीव करेगी तो वो अटैक कर देता है उस फीटस को और वो फीटल लॉस हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को बोलते हैं, ठीक है। दिस इज आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये थोड़ा सा आप लोग पढ़े भी होंगे पहले से भी, तो इस ढंग से दिस इज, और ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो बोलते हैं उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन होगा आरबीसी का, बेबी विल बी जॉन्डिस्ड एंड अनीमिक, ठीक है, और फीटल लॉस भी हो जाता है। इस ढंग से क्या हो गया, ब्लड ग्रुप का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, क्योंकि अगर हम मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कोगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और मान लो सपोज किसी को गलत खून दे दिए तो क्या होगा, तो जो हमारा ब्लड में जो सिस्टम है वो उसको लेगा एक तरह से एंटीजीन की तरह ना, फॉरेन बॉडी की तरह लेकर के उस पर अटैक कर देगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंच जाएगा, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, फेलियर हो जाता है, फीवर वगैरह आ जाता है। तो ये सब ध्यान रखना है कि उसको मैच करना है, और क्रॉस मैचिंग भी बोलते हैं। क्रॉस मैचिंग मतलब क्या, जब शुरू में जब हम आरबीसी के थ्रू कर रहे हैं, आरबीसी का पता एंटीजन पता कर रहे हैं, तो सेकेंड में जो डोनर का हम सेरम का एंटीबॉडी लेकर के वो क्रॉस मैच कराते हैं, ठीक है। तो ये जाके एक बार देख लेना, और इस ढंग से आपका पूरा ब्लड खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा प्रिवेंशन है आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी के लिए। सपोज जैसे कि किसी को ऐसा हो गया, मान लो सेंसिटाइज है कोई फीमेल, उसका बेबी आरएच पॉजिटिव है एंड शी इज आरएच नेगेटिव, तो एक दवाई होता है, इसको बोलते हैं एंटी डी, इंजेक्शन देते हैं, दिस इज नोन एज रोगम, ठीक है, रोगम बोलते हैं, ठीक है। तो ये दिया जाता है, वो क्या करता है, जो एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है फीटल लॉस को। तो दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, that's it. RH incompatibility leads to fetal loss. This is all for today. So the time is over now. So thank you.